आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है पर आज के बाद आसान लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कहते किसे हैं? शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को। शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात वह शक्ति जो हमें शब्द के अर्थ का ज्ञान कराती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं। काव्य शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के शब्द होते हैं और 3 प्रकार के शब्दों से 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं और इन 3 प्रकार के अर्थ को बोध कराने वाली 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। फिर से समझिए, काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। 3 प्रकार के शब्द होते हैं। इन 3 प्रकार के शब्दों से 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं और 3 प्रकार के अर्थ का जो हमें ज्ञान कराती हैं वो 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहले प्रकार का शब्द होता है वाचक, या इसे अभिधेय भी बोला जाता है। इससे जो अर्थ निकलेगा, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ और या फिर उसे मुख्यार्थ भी बोला जाता है। मुख्य अर्थ अर्थात जो पहला अर्थ हमारे दिमाग में आता है उसे बोला जाता है मुख्य अर्थ। दूसरे शब्द होते हैं लक्षक या लाक्षणिक। ये लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ की उत्पत्ति करते हैं। तीसरे प्रकार के शब्द होते हैं व्यंजक, जिसमें व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा हमें व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं। आगे अब हम समझेंगे अभिधा शब्द शक्ति को। अभिधा का सबसे पहले आप बेटा अर्थ समझो, मतलब विधा, इसका हो जाएगा विधा। विधा का मतलब यहाँ पे विधा से आप समझोगे बाधा, जहाँ पर कोई भी बाधा नहीं होती है, जहाँ पर कोई बाधा ना आए वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। जहाँ पर अर्थ की प्राप्ति आसानी से हो जाए बिना किसी बाधा के। इसमें आपने शब्द को आदि से जो कोई अर्थ समझा होता है उसकी प्राप्ति होती है। कोई भी आपने शब्द सुना, शब्द सुनते ही आपके दिमाग में जो पहला अर्थ आता है, मुख्य अर्थ आता है दिमाग में, या फिर प्रचलित अर्थ आता है, या फिर जो आपको पहले से ही पूर्व विदित हो, पहले से जिसका ज्ञान प्राप्त हो, उन शब्दों के अर्थ की प्राप्ति जहाँ होती है वहाँ होती है अभिधा शब्द शक्ति। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, बैल खड़ा है तो आप समझ गए बैल कौन है। बैल एक जानवर है, पशु है, एक विशेष प्रकार का जीव है। बैल आपको पता है कैसा होता है। बैल सुनते ही आपके दिमाग में एक चित्र भी बन जाता है कि बैल ऐसा होता है। तो आपने बात को सुना, बैल खड़ा है, तुरंत आपको अर्थ की प्राप्ति हो गई कि बैल खड़ा है जो एक प्रकार का पशु है। तो यहाँ पर हो जाएगी अभिधा शब्द शक्ति। इससे अगली है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति अर्थात लक्षण पर आधारित। किस पर आधारित होगी? लक्षणों पर आधारित रहेगी। जहाँ पर अभिधा असमर्थ हो जाए। सबसे पहली शब्द शक्ति कौन सी थी बेटा? अभिधा। अब जब आप अभिधा के द्वारा अर्थ की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पर अभिधा असमर्थ हो गई है, उससे काम नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पर आएगी फिर लक्षणा, जो लक्षण आधारित रहेगी। लक्षण 2 प्रकार के रहेंगे इसमें। एक रहेंगे रूढ़ी, इसके 2 भेद होते हैं। एक होती है रूढ़ी लक्षणा, दूसरी होती है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा वो होती है बेटा जहाँ पर किसी रूढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। रूढ़ियाँ क्या हैं? जो समाज में बहुत लंबे समय से कुछ परंपराएं, कुछ कहावतें चलती आ रही हैं। कुछ शब्दों को किसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैल और गधा, दोनों शब्दों को मूर्खता के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है? रूढ़ियाँ बनी हुई है। मुहावरे हैं बहुत सारे, तो वो भी क्या है? मुहावरे भी रूढ़ियों में ही प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है बेटा उद्देश्य। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई बात बोली जाती है तो वहाँ पर होती है प्रयोजनवती लक्षणा। तो ये लक्षणों पर आधारित होती है। पहले वहाँ पर अभिधा असमर्थ हो जाएगी, अभिधा से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। जैसे
मुझे देखते ही वह 9 2 11 हो गया। अब 9 2 11 का मतलब क्या है कि वो पहले एक अकेला था, फिर वो 9 और 2 मिलकर के 11 लोग थोड़े ही हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि वह भाग गया, मुझे देखते ही वह भाग गया। अब देखो हम यहाँ पे बेटा बोल रहे हैं कि 9 2 11 हो गया, यहाँ पर 9 2 11 हो गया। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि वह 8 9 हो गया, या फिर क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि वो 12 13 हो गया? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कोई रूढ़ियाँ नहीं है, इसमें रूढ़ियों का या प्रयोजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो होगा रूढ़ियों का इस्तेमाल, ठीक है। और दूसरा उदाहरण बताती हूँ मैं इसमें आपको। इसका दूसरा उदाहरण हो जाएगा, जैसे अभी हमने अभिधा का एक, अभिधा पे चलते हैं बेटा। अभिधा का उदाहरण था बैल खड़ा है, बैल खड़ा है, ये अभिधा है। अब हमने बोल दिया कि रामू तो बिल्कुल बैल है, बिल्कुल बैल है। तो ये कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बेटा लक्षणा। क्यों? क्योंकि हमने बोला रामू तो बिल्कुल बैल है। रामू कौन है? एक इंसान है, एक लड़का है कोई, ठीक है। अब कह रहे हैं रामू तो बिल्कुल बैल है, जो इंसान है क्या वो एक जानवर बन गया है? सच में तो जानवर नहीं बना है। इसका मतलब क्या है कि बैल का जो गुण माना जाता है एक रूढ़ि रूपी कि बैल मूर्ख होता है, उसी प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा कि रामू तो बिल्कुल मूर्ख है। तो यहाँ पर लक्षण मिल गए कि बैल का लक्षण क्या है? मूर्ख, और रामू का लक्षण भी मूर्खता से मिल रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे बैल का प्रयोग किया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अभिधा जहाँ बिल्कुल साधारण तरीके से आपको बात समझ में आ रही है कि बैल खड़ा है तो बैल ही खड़ा है, उसका अर्थ जो लिखा हुआ है वही समझा जा रहा है। परंतु लक्षणा में जो लिखा है या फिर जो आप सुन रहे हो उसका अर्थ वो नहीं होगा, उसका थोड़ा सा हटके होगा, किसी रूढ़ि या किसी प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ निकलेगा। अब हम आगे चलते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के मैंने आपको अभी दो भेद बताए बेटा, एक रूढ़ि और दूसरी प्रयोजनवती। अब रूढ़ि का तो ये हो गया वह 9 2 11 हो गया, या फिर रामू तो बिल्कुल बैल है। अब हम प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण समझेंगे कि प्रयोजनवती लक्षणा का क्या उदाहरण हो सकता है। प्रयोजनवती का जिसे हम कहते हैं कि रामू का घर सड़क पर है, रामू का घर सड़क पर है। अब आप एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि रामू का घर बिल्कुल सड़क पर होगा? सड़क के बीचों बीच होगा क्या उसका घर? उसका घर सड़क पर है। सड़क पर है का मतलब तो यही होता है ना कि बिल्कुल ये एक सड़क है और सड़क पर उसका रामू का घर है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका हम क्या अर्थ लेंगे कि रामू का जो घर है वो सड़क के यहाँ आसपास है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, या फिर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ होगा कहीं। तो हमने सुना कुछ कि रामू का घर सड़क पर है, पर उसका अर्थ क्या निकाला कि रामू का घर सड़क के पास है, सड़क के कहीं आसपास है। तो प्रयोजन के आधार पर यहाँ पर क्या है कि ये उद्देश्य है कि वो हमें बता रहा है कि रामू का घर सड़क के आसपास है। तो ये प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो पूछ लेना मुझे। अब हम तीसरी जो हमारी शब्द शक्ति है व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति की तरफ चलते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति जहां पर अभिधा और लक्षणा दोनों असमर्थ हो जाएं, जहां पर अभिधा और लक्षणा दोनों के द्वारा ही हमें अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, वहां पर तीसरी शब्द शक्ति होती है जिसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें क्या होगा बेटा? व्यंजना कहा तो कुछ जाएगा, लेकिन सुनने वाला अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेगा। व्यंजना में क्या होता है? कहा कुछ जाए, कहा कुछ जाएगा, कहा तो कुछ जाए, और जो सुनने वाला है वो अपने हिसाब से अर्थ निकालेगा। सुनने वाला अपने हिसाब से अपनी मति के अनुसार अर्थ की प्राप्ति करेगा, अपने हिसाब से अर्थ निकाले। तो वहां पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे कि उदाहरण देखिए, सूर्य अस्त हो गया। किसी ने कहा कि सूर्य अस्त हो गया है।
जब ये पिता ने पुत्र से कहा तो पुत्र पढ़ाई लिखाई शुरू करने बैठ गया, क्योंकि जो पुत्र है वो शाम होने के बाद ही, जब सूर्य अस्त हो जाता है, शाम होने पर पढ़ाई करता है। तो जैसे ही पिता ने पुत्र से कहा तो वो पढ़ने लिखने बैठ गया। सास ने बहू से कहा तो वो अपना चूल्हा चौका आरंभ करने लगी। किसान ने हलवाई से कहा तो उसने हल चलाना बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया व्यंजना शब्द शक्ति, कि हर कोई व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से बात का मतलब निकालता है। वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति, मतलब कहा कुछ जाए और अर्थ कुछ और ही हो। कहा, इसमें ऐसा भी कई बार होता है, कहा कुछ जाए और अर्थ अलग निकलता है, और अर्थ अलग ही हो, इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, अभी मैं आपको एक ही वाक्य के माध्यम से तीनों शब्द शक्तियों को समझाऊंगी। अभी देखो बेटा, यहाँ पर मैं आपको तीनों शब्द शक्तियों को समझाऊंगी एक उदाहरण के माध्यम से। पहली है अभिधा, पहली होती है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी होती है व्यंजना। अब देखो, हम इसे एक ही उदाहरण के माध्यम से कैसे समझेंगे बेटा। अभिधा, 12 बज गए हैं, 12 बज गए हैं। किसी ने एक साधारण उसमें बोला है, किसी ने टाइम पूछा है, दूसरे ने बता दिया कि 12 बज गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? अभिधा। जो बोला गया है वही समझ लिया गया है। लक्षणा, एक विद्यार्थी ने दूसरे से कहा कि तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये लक्षणा होगी कि तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। क्या उसके चेहरे पर 12 बजे हुए का क्या मतलब है? कि उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ है या फिर गंदा हो रहा है। तो इस तरह से तीसरी होती है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति, एक बच्चा है, कोई क्लास में पढ़ रहा है, क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से एक बच्चा खड़ा होकर के कहता है टीचर से कि मैम 12 बज गए हैं। अब 12 बजे हो जाती है उनकी छुट्टी। जो टीचर है वो पढ़ाने में मग्न है, उसने ध्यान नहीं दिया है कि 12 बज चुके हैं, और बच्चे ने एक ने बोला खड़े होकर के कि मैम 12 बज गए हैं। तो मैम भी समझ गई कि इसका मतलब ये है कि 12 बज गए हैं, छुट्टी का टाइम हो गया है, हमें जाने दो। ठीक है, किसी ने बोला कि मैम 12 बज गए हैं, 12 बज गए हैं। तो बच्चे ने बोला ये बात था, पर जो वो बात कहना चाहता था वो मैडम भी समझ गई कि बच्चा कह रहा है कि ठीक है मैम, हमारा आज का हो गया है, अब हमें घर जाना है, हमारा टाइम हो गया है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अभिधा शब्द शक्ति जहाँ पर बिना बाधा के अर्थ की प्राप्ति हो जाती है वो अभिधा होती है। लक्षणा, जहाँ पर अभिधा के द्वारा हमें अर्थ की प्राप्ति नहीं होती और लक्षण रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ की प्राप्ति होती है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तीसरी होती है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ आती है? जहाँ अभिधा और लक्षणा दोनों ही असमर्थ हो जाती हैं, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यहाँ पर कहा कुछ जाता है और सुनने वाला अर्थ कुछ और निकालता है, और सब एक ही बात के अलग अलग अर्थ भी निकालते हैं। एक व्यक्ति ने एक बात कही है और सुनने वालों ने सबने अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ निकाला हो, या फिर अपने काम के हिसाब से निकाला हो, ये भी संभव होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आप समझ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। भाई साहब।